नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएचएससी और एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और यह टेसरी संख्या 10 है। मित्रों, ये जो भी प्रश्न हैं आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह करंट अफेयर की सुपर टेस्ट सीरीज जिसे बोला जाता है, सुपर टेस्ट सीरीज है और जो भी प्रश्न हैं यह बहुत ही महत्व रखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह करंट अफेयर की सुपर टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज संख्या 10। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आपको यूपीएचएससी और एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर की कंप्लीट तैयारी करनी है पेपर 1 की, तो कंप्लीट कोर्स उपलब्ध है। 999 रुपए का कोर्स है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 10 है। ये जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा होने तक इसे बिल्कुल देखते रहिएगा और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीएचएससी और एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो पहला सबमरीन बेस शुरू किया है किस देश ने? पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने या मालदीव ने? तो पहला सबमरीन बेस शुरू किया है बांग्लादेश ने। देख लीजिएगा, बांग्लादेश बंदरगाह पर पनडुब्बियों और युद्धपोतों को सुरक्षित जेटी फैसिलिटी प्रदान करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त सबमरीन बेस को शुरू किया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने आधिकारिक निवास गढ़ भवन से बीएनएस शेख हसीना नाम के सबमरीन बेस का उद्घाटन किया है। चीन की मदद से बने इस सबमरीन बेस को कॉक्स बाजारा पेकुआ में स्थापित किया गया है। 1.21 अरब डॉलर की लागत से बने इस बेस में एक बार में कुछ 6 पनडुब्बी और 8 युद्धपोतों को तैनात किया जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित यह बेस आपातकाल में पनडुब्बियों की सुरक्षित और तेज आवाजाही में भी मदद करेगा। यह बांग्लादेश की अब तक का सबसे उल्लेखनीय नौसैनिक कूटनीतिक उपलब्धियों में से एक है। प्रश्न संख्या 92 देखिएगा। हाल ही में कहां सिविल 2 इंडिया स्थापना बैठक शुरू किया गया है? तो सिविल 20 की बात हो रही है, मतलब G20 की बात हो रही है। हाल ही में कहां सिविल G20 इंडिया स्थापना बैठक शुरू किया गया है? तो नागपुर में, पणजी में, सिकंदराबाद। तो यह कहां स्थापित किया गया है? नागपुर में। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के लिए 3 दिवसीय सिविल बैठक 2020 इंडिया 2023 की स्थापना बैठक महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित की गई है। मतलब G20 का सिविल बैठक है। इस सम्मेलन में G20 देशों को आमंत्रित किया गया है तथा अन्य देशों के नागरिक समाज के लगभग 250 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सिविल 20 इंडिया G20 का एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है जो G20 के विश्व नेताओं के आम लोगों की आकांक्षाओं को उजागर करने के लिए दुनिया भर के नागरिक समाज संगठनों के लिए एक मंच प्रदान करता है। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका, यूरोपीय संघ शामिल है। तो इतने देशों का नाम लिया हूँ। ये सभी लोग G20 में शामिल हैं और यह सिविल बैठक है, सिविल नागरिकों का G20 में। और यह बैठक कहाँ हो रही है? यह बैठक नागपुर में हो रही है। प्रश्न संख्या 93 देखिएगा। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति की विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नियुक्त किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किस भारतीय को किया गया है? मुकेश अंबानी को, अजीम प्रेमजी को, गौतम अडानी को या फिर रतन टाटा को? तो यह है रतन टाटा। तो देखिए, इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल ने घोषणा की है कि भारत के शीर्ष उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों और विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नियुक्त किया जाएगा। 2022 तक टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा की कुल संपत्ति 3800 करोड़ रुपए है। गवर्नर जनरल के कार्यकाल द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के लिए उनके समर्थन की मान्यता में वह ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कुल मिलाकर यह जानिए कि रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है और यह ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 94 देखिएगा। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानविकी पदक, ये जो राष्ट्रीय मानविकी पदक है यह किसने दिया है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया है। ठीक है, और यह किसे दिया है? एक भारतीय अमेरिकी, एक ऐसे भारतीय हैं जो पहले भारतीय थे। ठीक है, एक भारतीय अमेरिकी को दिया है। तो वह कौन है? कमला हैरिस हैं, मिंडी कैलिंग हैं, रश्मि शुक्ला हैं।
किसको दिया है, तो मिंडी कैलिंग को दिया गया है। ठीक है। व्हाइट हाउस ने घोषणा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय मूल की अभिनेत्री, कॉमेडियन और लेखिका मिंडी कैलिंग, जो वेरा मिंडी चोकलिंगम के नाम से जानी जाती हैं, समेत कई पुरस्कार विजेताओं को 2021 राष्ट्रीय मानविकी अभियान से सम्मानित करेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 95 देखिएगा, हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 22 मार्च किस राज्य का स्थापना दिवस है? उत्तर प्रदेश का, बिहार का, महाराष्ट्र का या गुजरात का? तो 22 मार्च जो है यह बिहार का स्थापना दिवस है। देख लीजिएगा, बिहार 22 मार्च 2023 को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस स्थापना दिवस को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, मतलब 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और यह बिहार का क्या है, स्थापना दिवस है। यह बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है। इस दिन बिहार, अच्छा ये हम बताए थे इसके पहले, अभी देखिए करंट अफेयर में ही आपकी बहुत सारी तैयारी हो जा रही है। 22 मार्च को क्या किसका स्थापना दिवस है, बिहार का। 30 मार्च को किसका स्थापना दिवस है, अभी एक दो करंट अफेयर के वीडियो में हम बताए थे। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है, 24 जनवरी को। ठीक है। इस दिन बिहार को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल से अलग करके 1912 में बनाया गया था। बिहार जो पूर्वी भारत का एक राज्य है, भारत में यह जनसंख्या के हिसाब से तीसरा बड़ा राज्य है। मतलब उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। यह क्षेत्र के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। यह पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नेपाल, ये सब लिखा हुआ है, तो जानते ही हैं आप। प्रश्न संख्या 96 देखिएगा, हाल ही में जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जिस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है उसी दिन जल दिवस भी मनाया जाता है, 22 मार्च को। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, 1993 हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। यह ताजे पानी के महत्व को फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा, साथ ही दुनिया भर में विभिन्न अन्य संगठनों द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 97 देखिएगा, हाल ही में ISSF मतलब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ शुरू किया गया? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में। तो यह मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। ठीक है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू किया गया, जो 27 मार्च तक चलेगी। 21 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रतियोगिताएं 22 मार्च को मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी से शुरू हुई और विश्व कप शूटिंग टूर्नामेंट में 33 विभिन्न देशों के लगभग 325 निशानेबाज और 75 से अधिक तकनीकी अधिकारी भाग लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार राइफल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इस चैंपियनशिप का आयोजन कर रही है। इस साल 8वां विश्व कप भारत में आयोजित किया जा रहा है। यह नई दिल्ली के बाहर होने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता है। तो ठीक है। प्रश्न संख्या 98 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 5 अप्रैल 2023 को G20 बिजनेस समिट 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो 5 अप्रैल 2023 को G20 बिजनेस समिट 2023 की मेजबानी करेगा? असम, मणिपुर, सिक्किम या नागालैंड? ये सभी पूर्वोत्तर के राज्य हैं। तो कौन मेजबानी कर रहा है? तो नागालैंड कर रहा है। तो देख लीजिएगा, नागालैंड 5 अप्रैल 2023 को कोहिमा में G20 बिजनेस समिट 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। लगभग 110 प्रतिनिधियों की आने की उम्मीद है, जिनमें से लगभग 100 G20 देशों से होंगे और शेष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से होंगे जो समूह का हिस्सा है। बड़े महाद्वीपीय नियमों के प्रतिनिधि, राजदूत और अपने अपने देशों के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधि शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 99 देखिएगा, हाल ही में श्रीलंका के किस बैंक ने मुंबई में इंडियन बैंक में एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? मतलब श्रीलंका का एक बैंक है जो मुंबई की इंडियन बैंक में खाता खोला है। अच्छा, यह खाता क्यों खुला है? ये खाता मतलब कि लेन देन को सहज बनाने के लिए खुला है। ठीक है, कि भारतीय रुपए भी हों, वह मतलब श्रीलंका में उनसे आयात निर्यात किया जा सके, ऐसे इसके लिए। तो श्रीलंका का वह बैंक है सेलान बैंक। सेलान बैंक ने मुंबई में इंडियन बैंक में एक खाता खोला है, नोस्ट्रो खाता। ठीक है। तो देखिए, श्रीलंका के सेलान बैंक ने मुंबई में इंडियन बैंक में एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। ये व्यवस्था दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये का उपयोग करके सीमा पार लेन देन के निपटानों में मदद करेगा। एक बयान में श्रीलंकाई बैंक ने कहा है कि यह पहल स्थानीय ग्राहकों को भारतीय रुपयों में लेन देन करने में सक्षम बनाएगा, जिससे अमेरिकी डॉलर में व्यापार और प्रेषण लेन देन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। भारत
भारतीय रुपया आधारित व्यापार बस्तियों को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है, जिससे विदेश मुद्रा में कमी को देखते हुए दोनों पक्षों के व्यापारियों को मदद करेगा। इस महीने की शुरुआत में लेन देन की निपटान में रुपयों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उच्चायुक्त ने कहा। ठीक है। प्रश्न संख्या 100 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। तेलुगु राज्यों में शुरू होने वाले पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन ने मार्च 2023 में किस रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की है? तो पटना, पुरी, सिकंदराबाद या काशी? तो सिकंदराबाद से। ठीक है। तेलुगु राज्यों में शुरू होने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन ने मार्च 2023 में किस रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की है? तो ये जो गौरव पर्यटक ट्रेन है ये सिकंदराबाद से अपनी यात्रा शुरू करेगी। तेलुगु राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को तेलुगु राज्य बोला जाता है। निकलने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन ने मार्च 2023 में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की है। हाँ, ये जो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है इसमें कौन कौन से क्षेत्र बीच में आएंगे? पुरी आएगा। ठीक है। ये सभी धार्मिक जगह हैं, पुरी, काशी, अयोध्या। ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम द्वारा किया जा रहा है। इस दौरे में 8 रातों और 9 दिनों की अवधि में पूरी, अच्छा मतलब 8 रात और 9 दिन का समय लगेगा गौरव पर्यटक ट्रेन में। कोणार्क, गया, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों का दौरा शामिल है। ठीक है। तो यह सभी स्थानों का यात्रा शुरू करेगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा। यूपीएससी, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।